अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही जापान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। रुद्राक्ष को जापान की शैली में बनाया गया है। इसके कन्वेंशन में जापानी फूल लगाए गए हैं। इसमें इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। पीएम मोदी ने 16 जुलाई को 6 राज्यों की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के सीएम के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में राज्यों में कोविड की स्थिति को लेकर बातचीत की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि संसद कई सारे डिजिटल अभियान शुरू करने जा रही है। इससे कानून बनाने की दक्षता में सुधार होगा और संसद के कामकाज से आम जनता को भी परिचित कराया जाएगा। अडानी ग्रुप ने मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया। मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अडानी ग्रुप की कंपनी 74% हिस्सा होगा। इसी के साथ अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहले ही कांवड़ यात्रा को रद्द करने के संकेत दिए थे। उत्तराखंड में लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा रद्द हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच सरकार ने कांवड़ यात्रा कैंसिल करने का फैसला लिया। खबर है कि 26 जुलाई से राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पूर्वोत्तर में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक फ्रांस से आए राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया था, लेकिन अगले कुछ दिनों में हाशिमारा एयरबेस पर चक्कर लगाएंगे। इसके बाद 26 जुलाई से राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन को एक्टिव कर दिया जाएगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत करते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ाने की बात करने वाले देश की संप्रभुता पर आघात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पहले ही राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। यूपी में जनसंख्या कानून प्रस्तावित होने के बाद अब संजय राउत ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, इसको सबको मिलकर निपटारा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक प्रयोग कर रही है और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। सरकार ने रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आम आदमी को मई के मुकाबले जून में रिटेल महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर जून में घटकर 6.26% हो गई है, जो कि मई में 6.30% थी। आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने LIC की IPO प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे IPO की लॉन्चिंग का रास्ता साफ हो गया है। LIC के IPO को पिछले हफ्ते CCEA की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि मार्च 2022 में निवेशकों का इंतजार खत्म हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों को मार्च 2022 में LIC के IPO में पैसे लगाकर मोटी कमाई करने का मौका मिल सकता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से भी मीटिंग की है। उनकी इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि पंजाब कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी पहले ही प्रशांत किशोर के पास है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले सभी भारतीय एथलीटों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिजन भी शामिल हुए। पीएम मोदी एक एक कर सभी खिलाड़ियों से चर्चा की। मोदी ने कहा कि आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना 100% दें। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु से कहा कि ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करके लौटने पर हम साथ में आइसक्रीम खाएंगे। वहीं MP के भी कई खिलाड़ी इस बार टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, प्राची यादव, विवेक सागर प्रसाद और नीला कांता शर्मा, सुशीला चानू, मोनिका वंदना कटारिया शामिल हैं। इधर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यूपी के कुल 10 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीट्स को राज्य सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट्स को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर देना होगा। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना को लेकर हमें सख्ती दिखानी होगी। पीएम ने पर्यटन स्थल पर लोगों की भीड़ को देखकर चिंता जताई। पूर्वोत्तर राज्य के सीएम से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना होगा। हमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार करते हुए आगे चलना है। पीएम मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि महामारी की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान से देश के पूर्वोत्तर राज्यों को मदद मिलेगी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि ग्रुप की 25,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर से 2025 तक की विस्तार योजना को सामने रखा। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद में जो रिसर्च भारत सरकार नहीं कर पाई वो पतंजलि ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भारत में चीनी सेना के घुसपैठ का एक और मामला सामने आया। इस बार यह घटना बीती 6 जुलाई की है। चीनी सेना इस दिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए लद्दाख के डेमचोक में घुस गई। चीनी सैनिकों ने दलाई लामा के जन्मदिन के जश्न के दौरान डेमचोक में विरोध के बैनर दिखाए। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व से खुश पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अफगानिस्तान में मनमानी का ख्वाब देख रहे पाक को जोरदार झटका लगा है। भारत की कूटनीतिक रंग लाई है। तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि पाक तालिबान पर तानाशाही नहीं चला सकता और न ही अपने विचारों को थोप सकता है। शाहीन ने भारत से इस मामले में निष्पक्ष रहने की उम्मीद जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि ये जानकारी वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक अब तक 30 करोड़ 66 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 7 करोड़ 49 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 85 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मरीजों की मौत का आंकड़ा 40 लाख 65 हजार को पार कर गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 40,215 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 623 नई मौत से अब तक 4,11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 42,338 मरीजों के ठीक होने से डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर गया। वहीं 4,24,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हैदराबाद के साइंटिस्ट ने कहा है कि जिस तरह से देश में मेंटलिस्ट स्पॉट्स पर भीड़ उमड़ रही है और नियमों की अनदेखी हो रही है, वो बहुत ही भारी पड़ने वाली है। भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थल और धार्मिक यात्राएं सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं। इससे कोरोना की तीसरी लहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सरकार को जल्द ही सख्ती बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते से कोरोना के मामलों में 6% की कमी देखी गई है। देश में अब सिर्फ 73 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा कोरोना के मामले रोज आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,443 मामले सामने आए। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 14,539 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 30,87,000 को पार कर गया। वहीं 124 मौत से अब तक 14,810 मरीजों की मौत हुई है। 10,331 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,57,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में 23 नए केस के साथ अब तक 7,91,583 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2 मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 10,508 हो गया है। प्रदेश में 38 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,796 को पार कर गया। राज्यों में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 279 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 295 नए केस से आंकड़ा 9,98,565 को पार कर गया। राहत की बात है कि 24 घंटे में सिर्फ 4 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 13,482 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 658 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,80,000 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,150 पर पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 21 नए केस की पुष्टि हुई है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। इस द्विपक्षीय बैठक में लद्दाख समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर शीघ्र और ईमानदारी से सीमा विवाद हल करने पर जोर देने की उम्मीद है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ जापान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। रुद्राक्ष को जापान की शैली में बनाया गया है। इसका कन्वेंशन में जापानी फूल लगाए गए हैं। इसमें इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को 6 राज्यों की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के सीएम के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में राज्यों में कोविड की स्थिति को लेकर बातचीत की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि संसद कई सारे डिजिटल अभियान शुरू करने जा रही है। इससे कानून बनाने की दक्षता में सुधार होगा और संसद के कामकाज से आम जनता को भी परिचित कराया जाएगा। पंजाब के सीएम पर हमलावर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करने नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा किया है। 3 दिन पहले आप पर हमलावर सिद्धू ने अब उसकी तारीफ की सियासी गुगली फेंककर सबको चौंका दिया है। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि पंजाब में विपक्षी पार्टी आपने हमेशा उनके विजन काम को पहचाना। अडानी ग्रुप ने मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अडानी ग्रुप की कंपनी का 74% हिस्सा होगा। इसी के साथ अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देखते हुए ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहले ही कांवड़ यात्रा को रद्द करने के संकेत दिए थे। उत्तराखंड में लगातार दूसरी साल कांवड़ यात्रा रद्द हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच इस फैसले की काफी चर्चा हुई। सरकार ने कांवड़ियों के RT-PCR टेस्ट कराने की बात कही है। हालांकि चिंताओं के बीच अब उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत करते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ाने की बात करने वाले देश की संप्रभुता पर आघात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पहले ही राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। यूपी में जनसंख्या कानून प्रस्तावित होने के बाद अब संजय राउत ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, इसको सबको मिलकर निपटारा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक प्रयोग कर रही है और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। गुजरात के द्वारका में मंगलवार को प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज दंड पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मंदिर की 52 गज ध्वजा को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और केवल मंदिर की दीवारें काली पड़ गई हैं। घटना मंगलवार दोपहर 2:30 बजे की है। झंडे पर बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मीटिंग की। उनकी इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि पंजाब कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी पहले ही प्रशांत किशोर के पास है। आज 50 में क्या है खास? पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले सभी भारतीय एथलीटों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिजन भी शामिल हुए। पीएम मोदी एक एक कर सभी खिलाड़ियों से उन्होंने चर्चा की। मोदी ने कहा कि आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना 100% दें। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु से कहा कि ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करके लौटने पर हम साथ में आइसक्रीम खाएंगे। वहीं MP के भी कई खिलाड़ी इस बार टोक्यो ओलंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, प्राची यादव, विवेक सागर प्रसाद, नीला कांता शर्मा, सुशीला चानू, मोनिका वंदना कटारिया शामिल हैं। इधर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यूपी के कुल 10 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीट्स को राज्य सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने पर एथलीट्स को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
26 जुलाई से राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पूर्वोत्तर में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक फ्रांस से आए राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया था, लेकिन अगले कुछ दिनों में वे हाशिमारा एयरबेस पर चक्कर लगाएंगे। इसके बाद 26 जुलाई से राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन को एक्टिव कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व से खुश पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अफगानिस्तान में मनमानी का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को ये झटका लगा है। भारत की कूटनीतिक रंगलाई है और तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि पाक तालिबान पर तानाशाही नहीं चला सकता और न ही अपने विचारों को थोप सकता है। शाहीन ने भारत से इस मामले में निष्पक्ष रहने की उम्मीद जताई। सरकार ने रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आम आदमी को मई के मुकाबले जून में रिटेल महंगाई की मूर्छे पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर जून में घटकर 6.26% हो गई, जो कि मई में 6.30% थी। आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने LIC की IPO प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे IPO की लॉन्चिंग का रास्ता भी साफ हुआ है। LIC की IPO को पिछले हफ्ते CCE की मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि मार्च 2022 में निवेशकों का इंतजार खत्म हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों को मार्च 2022 में LIC के IPO में पैसे लगाकर मोटी कमाई करने का मौका मिल सकता है। 5 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ये कुछ देरी से पहुंचा। देश के कई इलाकों के लिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं आज दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18,85,00,000 को पार कर गए। वहीं कोरोना से मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,65,000 को पार कर गया है। दुनिया भर के 17,24,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1,21,00,000 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 40,215 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3,09,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 623 नई मौत से अब तक 4,11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 42,338 मरीजों के ठीक होने से डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर गया। वहीं 4,24,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हैदराबाद के साइंटिस्ट ने कहा है कि जिस तरह से देश में टूरिस्ट स्पॉट्स पर भीड़ उमड़ रही है और नियमों की अनदेखी हो रही है, वो बहुत भारी पड़ने वाली है। भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थल और धार्मिक यात्राएं सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। इसके लिए कोरोना की तीसरी लहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सरकार को जल्द ही सख्त कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते से कोरोना के मामलों में 6% की कमी देखी गई है। देश में अब तक सिर्फ 73 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा कोरोना के मामले रोज आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 31,443 मामले सामने आए। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 14,539 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 30,87,000 को पार कर गया। वहीं 124 मौत से अब तक 14,810 मरीजों की मौत हुई है। 10,331 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,57,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीगन लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 23 नए केस के साथ अब तक 7,91,583 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2 मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 10,508 हो गया। प्रदेश में 38 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,796 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 279 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 4 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 295 नए केस के साथ आंकड़ा 9,98,565 को पार कर गया। राहत की बात है कि 24 घंटे में सिर्फ 4 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 13,482 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं 658 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,80,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,150 हो गई है। राजधानी रायपुर में 21 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों को दोनों वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1,05,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी लगभग 86,87,000 लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 6% के आसपास यानी 17,54,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश में अब तक 38 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। इसमें 30 करोड़ 66 लाख यानी 23.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7 करोड़ 48 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है।
पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की। देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। देश में मंगलवार को 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में 18 से 14 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहली डोज लगाई गई। देश में तीसरी लहर की संभावना की वजह से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जल्द से जल्द पूरी आबादी का वैक्सीनेशन करने का प्रयास हो रहा है।